सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के सप्तम पाठ की व्याकरण करेंगे। इस वाले पाठ की व्याकरण में आपका वृद्धि संधि है। इससे पहले जो आपने अपने पाठ की व्याकरण की थी उसमें आपकी संधि प्रकरण को समझाया गया है। इससे पहले वाले पाठ में आप दीर्घ संधि और गुण संधि को कर चुके हैं। इस वाले पाठ में आप अपनी वृद्धि संधि और यण संधि को करेंगे। वृद्धि संधि के बारे में आप सामान्य बात जान लीजिए कि जब आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वाला वर्ण आपका ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो और उसके बाद आपका बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ए आई हो तो उसके स्थान पर आपका आई हो जाता है। इसमें आपका एक अन्य भी नियम है जो है आपके पहले वाले पद का अंतिम वर्ण आ हो और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ओ या औ हो तो आपके बाद वाले पद की वृद्धि यानी कि औ हो जाएगा। आपकी वृद्धि संधि में आपके दो ही नियम हैं। आप इसमें सामान्य रूप से कह सकते हैं कि आपके बाद वाले पद में जो आपका पूर्व वाला पद ए आई में से कोई भी वर्ण आता है तो आपका ए के स्थान पर या आई के स्थान पर उसका वृद्धि वाला रूप ही होगा जो आपका आई होता है। आपके पहले वाले पद का अंतिम वर्ण आ या आ हो और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण औ या ओ दोनों में से कोई भी हो तो उसकी वृद्धि वाला रूप ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप अपनी वृद्धि संधि के नाम से ही इसको पहचान सकते हैं। इसमें आपके वर्णों की वृद्धि होती है। आप अपनी वृद्धि संधि के बारे में सामान्य रूप से जानने के बाद अपने पाठ के अनुसार अपनी वृद्धि संधि को समझ लीजिए। इसमें आपका है षष्ठे पाठे वयम दीर्घ संधिम गुण संधिम च आपठाम। छठे पाठ में हम सभी दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ चुके हैं। अधुना वयम वृद्धि संधिम यण संधिम च पठिष्यामः। अब हम सभी अपनी वृद्धि संधि और यण संधि को पढ़ेंगे। पठन्तु अवगच्छन्तु च। यहाँ पर आपको इनको पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर आपके वृद्धि संधि के इन्होंने 3 उदाहरण दिए हुए हैं। जो मैंने आपको अभी वृद्धि संधि का नियम बताया है उसके अनुसार ही आपके यह उदाहरण है। आप इनको एक बार समझेंगे तो आप अपनी वृद्धि संधि को बहुत ही आसानी से करना सीख जाएंगे। आपका पहला उदाहरण है 1 + एकम। आप अपने इस उदाहरण में जो मैंने आपको वृद्धि संधि के नियम समझाए हैं उसके अनुसार इसको एक बार समझ लीजिए। जैसा मैंने आपको कहा है कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण दीर्घ आ या ह्रस्व आ होना चाहिए और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ए या आई होना चाहिए। तो आपके बाद वाले जो आपका ए या आई में से कोई भी वर्ण है उसका दीर्घ रूप ही होगा। इसमें आपका इन्होंने उदाहरण को भी समझाया है। जैसे आपका एक जो आपका पूर्व वाला पद है उसको इन्होंने यहाँ पर समझाया है। इसमें आपका आ क्योंकि यहाँ पर आपका का हलंतिया हो गया है, इसमें से आपका अंतिम वर्ण आ इन्होंने अलग कर लिया है और प्लस में आपका एकम में जो आपका पूर्व वाला पद ए है उसको भी इन्होंने यहाँ पर क्रॉस के रूप में आपको समझाया है। आपका इस प्रकार जो रूप बनेगा वह आपका हो जाएगा 1 आ और ए को दोनों को मिलाने के बाद, क्योंकि संधि को आप जानते हैं कि जब भी आपके वर्णों का मेल होता है और उनमें कोई परिवर्तन आता है तभी आपकी संधि होती है। सामान्य रूप से वर्णों के मेल को संयोग भी कहते हैं। यह सब बातें आप अपने छठे पाठ में जो आपका संधि प्रकरण व्याकरण वाला भाग है उसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि में इन्होंने समझाया है कि आपके आ + ए का रूप इन्होंने आई जो आपकी वृद्धि संधि का नियम है कि आपके बाद वाले वर्ण की वृद्धि हो जाती है। तो आपका शब्द बनेगा 1 + आई + कम, क्योंकि आपके ए की भी संधि होने के बाद आपका जो शेष शब्द बचता है कम वह आपका इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
आपका बराबर में हो जाएगा एकई एकम। इसी प्रकार आपका दूसरा उदाहरण है सदा प्लस एव। यहाँ पर आप इसका संधि करेंगे तो आपका सद, जिसमें आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण दीर्घ आ आया हुआ है, जो इन्होंने अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ए आया हुआ है, जो आपका इन्होंने यहाँ पर निशान लगाकर लिया हुआ है। इन दोनों के मेल से आपके बाद वाले वर्ण का दीर्घ रूप यानी कि ऐ हो जाएगा। आपका शब्द हो जाएगा सद प्लस ऐ प्लस वा। आपका जो वा है वह आपका एव में से शेष बचा हुआ वर्ण है। आपका बराबर में जो संधि होने के बाद शब्द बनेगा वह आपका होगा सदैव। आपका तीसरा उदाहरण है तव प्लस औदार्यम। यह आपका ओ और औ का जो मैंने आपको नियम बताया है उसका आपका उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वाला वर्ण आ हसुर रूप में आया हुआ है, जो इन्होंने अलग से लिखा हुआ है, और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण औ, जो इन्होंने यहाँ पर भी अलग से दिया हुआ है। इन दोनों की संधि होने के बाद आपके बाद वाले वर्ण का दीर्घ रूप ही होगा। तो आपका संधि होने के बाद शब्द बनेगा तव प्लस औ प्लस दार्यम। बराबर करके आपका जो शब्द होगा संधि होने के बाद वह आपका है तवोदार्यम। यहाँ पर आपकी बुक में जो मैंने आपको अभी नियम बताया है उसको इन्होंने अलग से भी समझाया है। जैसे अतः यानी कि इसलिए आ प्लस ए आई बराबर आई। यहाँ पर आप इसको विस्तार से भी समझ सकते हैं। आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस आई बराबर आई, आ प्लस आई बराबर आई। जो मैंने आपका वृद्धि में समझाया है कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आ या आ हो और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ए या आई हो, तो आपके बाद वाले पद का वृद्धि रूप हो जाएगा जो आपका आई होता है। एवमेव कहने का अर्थ है इसी प्रकार। आ प्लस ओ औ बराबर औ। यहाँ पर जो मैंने आपका वृद्धि संधि का दूसरा नियम कहा था कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आ या आ हो और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ओ या औ हो, तो आपके बाद वाले पद का जो वर्ण होगा उसकी वृद्धि रूप ही आपको लेना है, जो आपका औ होगा। यहाँ पर आपका इन्होंने विस्तार से समझाया है। आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस औ बराबर औ, आ प्लस औ बराबर औ। यह आपकी वृद्धि संधि के नियम इन्होंने विस्तार से दिए हैं। एषा वृद्धि संधि अस्ति, यह वृद्धि संधि है। जो मैंने आपको अभी नियम बताया है वह इन्होंने आपको विशेष रूप से भी समझाया है। पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण कहने का अर्थ है कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आ हो, उसके बाद आपका पर पदस्य प्रथम वर्ण, आपके बाद वाले पद का प्रथम वर्ण ए आई ओ औ में से कोई भी हो। इन दोनों के मिलने के बाद मिलित्वा भवति जो इन्होंने लिखा हुआ है मिलकर होता है आई औ। यह आपकी वृद्धि संधि को इन्होंने बहुत ही शॉर्टकट में बताया है। अभ्यास, यहाँ पर आपके इस पाठ में जो आपकी वृद्धि संधि है उसका इन्होंने अभ्यास कार्य भी दिया है। आपका अभ्यास में एक प्रश्न है, एताम तालिकायाम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम संधिं कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में इन्होंने पहला जो पद दिया है वह आपका है मम और आपका बाद वाला पद जो दिया है वह आपका है एव। इसका आपका पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आ है और आपके प्रथम वाला जो वर्ण है बाद वाले पद है। इन दोनों में संधि होने के बाद जो परिवर्तित रूप होगा वह आपका आई होगा और आपका संधि युक्त जो पद बनेगा वह आपका मम एव होगा। आपका इन्होंने यहाँ पर उदाहरण समझाया है, इसी के अनुसार मैंने आपका यह कार्य किया हुआ है। आपका शब्द है मत प्लस ऐक्यम। आपका पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आ है, आपके
बाद वाले पद का प्रथम वर्ण आई है, आपका परिवर्तित रूप आई ही होगा और आपका संधियुक्त शब्द होगा मत ऐक्यम। जैसा मैंने आपको उदाहरण में समझाया है उसी के अनुसार यह सारा कार्य मैंने आपका किया हुआ है। यदि आप अपने इस वाले प्रश्न को अपने उदाहरण के अनुसार स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपनी वीडियो को रोककर इस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ आपका अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण और परिवर्तित रूप भी मैंने लिखे हुए हैं। जो आपके संधियुक्त पद होंगे वह आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। मत ऐक्यम मैं आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद आपका तथैव, फिर आपका महेश्वर्यम, जलोदह, तवोदार्यम, महोजः, सदोत्सक्य, एकैकम, सदैव, तदैव, वनौषधि, यह आपके संधियुक्त पद है। जो आपकी इन दोनों पदों में संधि होने के बाद आपका शब्द बना है वह आपके इस तरफ लिखे हुए हैं। आपके पाठों में जो आपकी संधि वाला प्रकरण आया है वह आपका बहुत ही शॉर्ट में आया हुआ है। यदि आप अपनी संधि को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जो मैंने आपकी सीटेट, यूपीटेट या सामान्य रूप से आपकी संधि की अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देखकर अपने संधि प्रकरण को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। वह वीडियो आपकी कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि आपको अच्छे से समझाने के लिए वहां पर मैंने आपकी वीडियो बहुत ही लंबी बनाई हुई है। लेकिन यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपनी संधियों में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। आप अपनी वृद्धि संधि समझने के बाद यण संधि समझ लीजिए। आपका यण संधि का जो सामान्य नियम है वह आपका है, जब आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ई, उ, री या ली होता है और उसके बाद आपका बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण उससे असमान स्वर होता है, तो आपके ई को या, उ को वा, री को रा और ली को ला आदेश हो जाता है। यह आपकी यण संधि का सामान्य नियम है। अब आप अपने पाठ के अनुसार अपनी यण संधि को समझ लीजिए। इसमें आपका है पठन्तु, अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर इन्होंने आपके यण संधि के उदाहरण दिए हुए हैं। जो मैंने आपको नियम बताया है उसके अनुसार ही आपके उदाहरण को इन्होंने बताया है। आपका पहला उदाहरण है इति प्लस आदि। यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ई आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आपके ई से असमान स्वर है। आप समान स्वर को जानते हैं कि जो आपका ह्रस्व या दीर्घ रूप होता है वह आपके समान स्वर होते हैं। जैसे आपका ई, यह आपके ई का समान स्वर है। यदि आपके ई से अन्य कोई भी स्वर बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण होगा तो आपके ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और जिस वर्ण पर आपकी ई मात्रा को प्रयोग किया गया है वह आपका हलंत्य हो जाएगा। यहाँ पर आपके इति प्लस आदि को इन्होंने विस्तार से समझाया है। आपका इति जो आपका पद था उसमें से आपका ई इन्होंने अलग कर दिया है और आपका ता हलंत्य हो गया है। आपके बाद वाले पद का आ जो आपका ई से असमान स्वर है वह आपका संधि होने के बाद या प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका या इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि ई के बाद जो आपका असमान स्वर होगा वह अपनी मात्रा के साथ आएगा, लेकिन जब आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आ स्वर होगा जो आपका आ का ह्रस्व रूप होता है तो उसके लिए आप जानते हैं कि आ आपके व्यंजन को ही पूर्ण करता है, उसकी कोई भी मात्रा अलग से नहीं होती। इस प्रकार आपका इति प्लस आदि का जो शब्द होगा वह आपका होगा इत्यादि। यहाँ पर आप देखेंगे आपके ई और आ को या आदेश हो गया है, ई को या और आपकी आ की मात्रा आपके यहाँ पर आ गई है। जो आपका दी वर्ण दिया उन्होंने वह आपका आदि का बचा हुआ वर्ण है और आपका इत आपका इति में से शेष बचा हुआ वर्ण है। आपका इत आपके इति में से शेष बचे हुए वर्ण है तो आपका शब्द होगा इत्यादि। आपका दूसरा उदाहरण है नदी प्लस उद्गम।
यहाँ पर भी आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण दीर्घ ई आया हुआ है, उसके बाद वाले जो आपका पद है उसका पूर्व वाला वर्ण आपके ई से असमान स्वर है। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि आपके ई को या आदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका जो भी स्वर होगा वह अपनी मात्रा के रूप में आपके या में जुड़ जाएगा, और जिस वाले वर्ण पर आपका ई स्वर लगा है वह आपका हलंत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपका शब्द बनेगा नद्युद्गमः। आपका तीसरा उदाहरण है सु प्लस आगतम। यहाँ पर आप इसकी संधि करेंगे तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपके उ को वा आदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका कोई भी असमान स्वर होगा वह अपनी मात्रा के साथ उसमें जुड़ जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा स्वागतम। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका सा हलंत्य हो गया है क्योंकि आपके उ को वा आदेश हो गया है और आपके उ के बाद जो आपका असमान स्वर आया था उसकी मात्रा का उनमें मेल हो गया है, तो आपका शब्द बनेगा स्वागतम। आपका यण संधि का चतुर्थ उदाहरण है मातृ प्लस आज्ञा। जैसे मैंने आपको बताया है री को रा आदेश हो जाएगा और उसके बाद जो भी आपका असमान स्वर होगा वह अपनी मात्रा के साथ आपको दिखाई देगा, और जिसमें आपका री स्वर साथ में आया हुआ था वह व्यंजन आपका हलंत्य हो जाएगा। आपका मात्र प्लस राज्ञा बराबर मात्राज्ञा। इस प्रकार आपकी यण संधि के उदाहरण से आप अपनी यण संधि को समझ सकते हैं। एवं इसी प्रकार जो मैंने आपको यण संधि में नियम बताया है उसको उन्होंने अलग से भी बताया है। आपके ई प्लस असमान स्वर रहा, कहने का अर्थ है कि आपके ई के बाद यदि कोई आपका असमान स्वर आता है तो आपके ई को या आदेश हो जाएगा और जो आपकी स्वर की मात्रा होगी वह उसके साथ हो जाएगी। आपके उ प्लस असमान स्वर रहा, कहने का अर्थ है कि आपके उ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर होगा तो आपके उ को वा आदेश हो जाएगा और उसके बाद जो आपका असमान स्वर होगा उसकी मात्रा आपके वा के साथ जुड़ जाएगी। री प्लस असमान स्वर रहा, कहने का अर्थ है कि आपके री और री के बाद यदि आपका असमान स्वर होगा तो आपके री और री को रा आदेश हो जाएगा और आपके असमान स्वर में जो मात्रा होगी वह आपके रा में जुड़ जाएगी, और जिस पर आपका ई उ री का मेल होगा वह वर्ण आपका हलंत्य हो जाएगा। ऐसा यण संधि अस्ति, यह आपकी यण संधि है। अतः माने इसलिए यदा पूर्व पदस्य अंतिम वर्णः ई उ री अथवा री एतेषु कश्चित् भवति पर पदस्य च प्रथमः वर्णः कश्चित् अपि पूर्व वर्णस्य असमान स्वरः भवति तदा। यहाँ पर जो मैंने आपको यण संधि का नियम बताया है उसको इन्होंने बताया है कि जब आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ई उ री अथवा री इसमें से कोई भी होता है और आपके बाद वाले पद का प्रथम वाला वर्ण आपके पूर्व वाले पद से भिन्न यानी कि असमान स्वर होता है, तब आपका ई इत्यस्य स्थाने या आपके ई के स्थान पर या हो जाता है। उ इत्यस्य स्थाने वा उ के स्थान पर आपका वा हो जाता है। री इत्यस्य स्थाने रा भवति, आपके री इस प्रकार स्थान पर आपका रा हो जाता है। ऐसा यण संधि अस्ति, यह आपकी यण संधि है। अभ्यास कार्य इसका कर लीजिए। जो आपने अभी अपनी यण संधि समझी है उसमें आपका अभ्यास में आपका एक ही प्रश्न है, उदाहरणम दृष्ट्वा संधि कृत्वा लिखन्तु। जो आपका इन्होंने उदाहरण के रूप में समझाया है वह आपका पद है इति प्लस आदि। इसमें आपका अंतिम वर्ण यानी कि कहने का अर्थ है कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आपका ई हुआ है, आपके बाद वाले पद का प्रथम वर्ण आ है, आपके इन दोनों का परिवर्तित रूप है वह आपका या हुआ है और आपका संधि युक्त पद जो है वह आपका इत्यादि है। आपके उदाहरण के अनुसार ही मैंने आपका यह कार्य किया हुआ है। यदि आप अपनी यण संधि को समझने के बाद इस कार्य को स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपनी वीडियो को रोककर इस कार्य को कर सकते हैं। आप इस कार्य को मेरे द्वारा करने के बाद भी स्वयं एक बार अभ्यास जरूर करिए, क्योंकि आपकी संधियां अभ्यास पर ही निर्भर होती है। संधियों का आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही अच्छी वह आपको याद होगी।
यहाँ पर आपके 7वें पाठ का व्याकरण कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं आपको अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।